याकुजा, ये नाम सुनते ही क्या आता है जहन में? शायद पूरे बदन पर बने वो शानदार टैटू है ना, और एक ऐसा सम्मान का कोड जो कभी टूट नहीं सकता। पर क्या हो अगर हम कहें कि ये पूरी की पूरी छवि जो दशकों में बनी है, अब बिखर रही है? क्योंकि आज जापान के इस अंडरवर्ल्ड की जो असली तस्वीर है, वो इस कहानी से कहीं ज्यादा पेचीदा और सच कहूं तो हैरान करने वाली है। और देखिए, पत्रकार जैक एडल्स्टीन की ये बात ना बिल्कुल पते की है। ये सीधा उस राज पर उंगली रखती है जिसके दम पर याकुजा इतने लंबे समय तक टिके रहे। सोचिए, वो सिर्फ कोई छिपे हुए क्रिमिनल गैंग नहीं थे। अरे भाई, उनके तो ऑफिस थे, फैन मैगजीन्स छपती थीं और वो खुद को समाज से भी बताते थे। यही जो उनका दोहरापन था, उनका एक पब्लिक फेस था, वही उनकी आज की हालत को इतना दिलचस्प बना देता है। तो सवाल ये है कि ये सब था क्या? देखिए, ये जो मिथक था ना, ये सिर्फ कोई कहानी नहीं थी, ये उनका कवच था, एक शील्ड। और ये समझने के लिए कि आज ये कवच क्यों टूट रहा है, हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि आखिर उन्होंने इसे बनाया कैसे था। और यहीं पर उनकी पहचान की असली लड़ाई छिड़ी हुई थी। एक तरफ वो खुद को देखते थे निंक्यो दंताई के तौर पर, मतलब एक शूरवीर संगठन जो समुराई के वारिस हैं, जो कमजोरों की रक्षा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ थी पुलिस, और पुलिस की नज़र में वो क्या थे? सिर्फ बोरियोकुदान, यानी एक हिंसक गैंग। और समाज में उनकी पूरी की पूरी वैधता इसी एक फर्क पर टिकी हुई थी। और मजे की बात यह है कि ये छवि सिर्फ कहने के लिए नहीं थी, उन्होंने बाकायदा खुद को एक जरूरी बुराई के तौर पर समाज में स्थापित किया। मतलब जब कोई बड़ी आपदा आती और सरकार मदद पहुंचाने में देर कर देती, तो याकुजा वहां पहले पहुंच जाते थे। वो सड़कों पर छोटे मोटे अपराध जैसे चोरी डकैती होने नहीं देते थे। इससे एक तरह का ऑर्डर, एक व्यवस्था का भ्रम पैदा होता था, जो कहीं ना कहीं सबको ठीक लगता था। लेकिन इस शानदार पब्लिक इमेज के पीछे असल में कौन लोग थे? चलिए अब जरा इस नकाब को हटाकर देखते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक बिल्कुल अलग सामाजिक सच्चाई छिपी है। और ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन जापान के इतने सख्त सामाजिक ढांचे के अंदर याकुजा एक तरह की मेरिटोक्रेसी बन गए थे। मतलब एक ऐसी जगह जहां ये मायने नहीं रखता था कि आप कहां से आए हैं, बल्कि ये कि आप कितने काबिल हैं। ये उन लोगों के लिए एक पनाहगाह थी, ताकत हासिल करने का जरिया थी, जिनके लिए समाज के सारे दरवाजे पहले ही बंद हो चुके थे। और ये आंकड़े देखिए जरा, ये पूरी कहानी साफ कर देते हैं। ज्यादातर सदस्य या तो बुराकुमिन समुदाय से थे, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से समाज से बाहर रखा गया था, या फिर कोरियाई जापानी थे, मतलब देश के वो दो समूह जिनके साथ सबसे ज्यादा भेदभाव होता था। तो उनके लिए याकुजा में जाना सिर्फ एक चॉइस नहीं थी, कई बार तो वही एकमात्र रास्ता बचता था। लेकिन ये जो पुरानी दुनिया थी, जो इस मिथक और समाज से बाहर किए गए लोगों पर टिकी थी, वो अब एक बहुत बड़े तूफान से टकराने वाली थी। एक ऐसा तूफान जो दो तरफ से आ रहा था, एक सख्त होते कानून और दूसरा जापान की बदलती आबादी। खासकर 2010 के बाद सरकार ने अपना गेम ही बदल दिया। अब वो सिर्फ उनके अपराधों के पीछे नहीं भाग रही थी, अब उन्होंने ऐसे कानून बनाए जिनका एक ही मकसद था, इनकी ऑक्सीजन सप्लाई ही काट दो, मतलब समाज में इनका जीना ही मुश्किल कर दो। और इन कानूनों का असर देखिए, एक याकुजा सदस्य बैंक में खाता नहीं खोल सकता, क्रेडिट कार्ड नहीं ले सकता, अरे अपने नाम पर एक मोबाइल फोन तक नहीं ले सकता, बीमा, घर किराए पे लेना, सब बंद। मतलब आज की दुनिया में जीने के लिए जो बेसिक चीजें चाहिए, उन सब से उन्हें काट दिया गया। तो सोचिए, एक तरफ ये कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है, और दूसरी तरफ जो नई पीढ़ी आ रही है, उसे याकुजा की इस जिंदगी में कोई ग्लैमर, कोई आकर्षण दिखता ही नहीं। जब ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं, तो नतीजा क्या होता है? नतीजा है एक बूढ़ा होता अंडरवर्ल्ड। आंकड़े तो मतलब खुद ही पूरी कहानी बयां कर देते हैं। 1960 के दशक में इनकी संख्या 1,80,000 से भी ज्यादा थी। 2010 तक ये घटकर 84,000 रह गई, और आज 24,000 से भी कम। ये गिरावट किसी चट्टान से गिरने जैसी है, एकदम सीधी। और बात सिर्फ ये नहीं है कि इनकी गिनती कम हो रही है, जो सदस्य बचे हैं वो बूढ़े हो रहे हैं। आज की तारीख में आधे से ज्यादा याकुजा सदस्यों की उम्र 50 साल के पार है, आधे से ज्यादा। इससे जुड़ा एक छोटा सा किस्सा है जो सब कुछ साफ कर देता है। 2019 में एक गैंगवार हुई, 2 गैंगस्टर मारे गए। पुलिस ने जब संदिग्ध को पकड़ा तो वो कोई 20-22 साल का लड़का नहीं था, वो एक 68 साल का आदमी था। यही है याकुजा की नई हकीकत। गैंग वॉर अब वो लोग लड़ रहे हैं जो रिटायरमेंट की उम्र के हैं।
और ये हाल सिर्फ छोटे मोटे गैंगस्टर्स का नहीं है। जापान का जो सबसे बड़ा सिंडिकेट है यामागुची गुमी, उसके बॉस की उम्र पता है कितनी है? 78 साल। मतलब टॉप लेवल पर भी वही कहानी है। तो जैसे जैसे ये पारंपरिक याकुजा खत्म हो रहे हैं, वो अपने पीछे एक खाली जगह, एक पावर वैक्यूम छोड़ते जा रहे हैं। और ये तो नियम है कि खालीपन को भरने कोई ना कोई जरूर आता है, और जो नया आ रहा है वो शायद पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। और यहीं पर कहानी में एक और मोड़ आता है, एक अजीब सा विरोधाभास। भले ही सड़कों पर इनकी ताकत कम हो गई हो, सदस्य कम हो गए हों, लेकिन ये पहले से कहीं ज्यादा अमीर हो गए हैं। कैसे? उन्होंने डंडों की जगह कीबोर्ड पकड़ लिया है। तभी तो कुछ लोग अब इन्हें बंदूकों के साथ गोल्डमैन सैक्स कहने लगे हैं। इनका फोकस अब बदल चुका है। अब ये छोटी मोटी उगाही नहीं करते, अब इनका खेल बड़ा हो गया है। शेयर बाजार में हेरफेर, ऑनलाइन गैम्बलिंग साइट्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इंटरनेशनल लेवल पर ड्रग्स और हथियारों की तस्करी, ये सब ऐसे काम हैं जिनके लिए गुंडों की फौज नहीं बल्कि दिमाग और कनेक्शन चाहिए। लेकिन रुकिए, सड़कों पर जो खालीपन आया है ना, उसे भरने वाले ये नए अमीर याकुजा नहीं हैं। वहां एक बिल्कुल नया खतरा पैदा हो रहा है। एक ऐसी चीज जिसे पुलिस ने एक नया नाम दिया है, तोकुर्यू। और इनका काम करने का तरीका याकुजा से बिल्कुल अलग है। सोचिए, कोई मास्टरमाइंड है जो ऑनलाइन लोगों को भर्ती करता है। उन्हें यामी बाइटो यानी संदिग्ध काम का ऑफर दिया जाता है। फिर किसी एक खास क्राइम जैसे डकैती के लिए एक अस्थायी टीम बनाई जाती है। काम खत्म, टीम खत्म। सबसे खतरनाक बात, इस टीम के लोग न एक दूसरे को जानते हैं न अपने बॉस को। अब बताइए, पुलिस इन्हें पकड़ेगी कैसे? और बस यहीं पर ये मिटते हुए टाटू की कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये कि क्या एक जाने पहचाने दिखने वाले दुश्मन को ख़त्म करने की कोशिश में जापान ने अनजाने में एक नए अदृश्य और शायद कहीं ज़्यादा खतरनाक दुश्मन को जन्म दे दिया है? हो सकता है जापान में अपराध का भविष्य बिना टाटू वाला हो, लेकिन क्या वो पहले से भी ज़्यादा अंधकार में होगा?